Alright, so welcome everyone. This is your Adi Bhaiya, फिर आदि भैया तो मुझे जो भी बुलाते हो. And in today's video, we're going to be talking about JEE Mains Physics Strategy. So without wasting any more time, let's go ahead and get started with it. और NTA का एक नया announcement भी आया, so we have to see how that will change JEE Mains 2025. So let's get started. सबसे पहले भाई तुम सबको मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हें सर्किट सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जेई मेंस के लिए हो, जेई एडवांस्ड के लिए हो, देन दिस सेशन विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू. वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम स्क्रैच. हम लोग नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, एलआर सर्किट्स, आरसी सर्किट्स, एलआरसी सर्किट्स, सारी की सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. इट विल बी अ 10 आवर लॉन्ग लाइव स्ट्रीम ऑन मंडे फ्रॉम 3 PM. इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जा करके अभी ही लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना. पूरी की पूरी सर्किट्स तुम्हारी एक ही बार में खत्म हो जाएगी, विच इज़ अ मेजर चंक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो लेट्स गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले भाई हम सबको पता है फिजिक्स के मेनली 6 पार्ट होते हैं. क्या क्या होते हैं भाई? मैकेनिक्स होता है, फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, फिर थर्मल फिजिक्स होता है, यू हैव मॉडर्न फिजिक्स, उसके साथ साथ ऑप्टिक्स एंड मिसलेनियस. सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं और कुछ बहुत फालतू टॉपिक्स भी होते हैं जिनको तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बट ओवरऑल तुम्हें फिर भी कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस में जो है बहुत ही फाउंडेशनल लेवल चीज़ें पूछी जाती है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है दैट यू कैन नॉट मास्टर जेई मेंस फिजिक्स इन द लास्ट फ्यू डेज बिकॉज उसके लिए तुम्हें बेस चाहिए, विच आई डू नॉट अग्री विथ, बिकॉज जेई मेंस ही बेस है भाई, इससे ज़्यादा बेस कुछ नहीं होता है. राइट, एनीवेज लेट्स गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सबसे पहले भाई लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द चेंज इन पैटर्न एंड विल द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर बी द सेम एज 2020. आज से पहले भी 2023 और 2024 में भी ऐसा बहुत हल्ला हुआ था कि भाई पेपर जो है अब फाइनली कोविड चला गया है, पेपर अब वो डिफ़िकल्ट करने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस बार. बट मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है. दैट इज़ बिकॉज पिछले बार जो कंपटीशन हुआ था वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ था. व्हेन अ पेपर इज वे टू इजी, देन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन समवन हु हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 2 years एंड समवन हु हैज़ जस्ट बिन प्रिपेयरिंग फॉर 6 months. क्योंकि भाई अगर एक एनसीईआरटी पढ़ने वाला बंदा भी आखिरी के 2-3 महीने में फिजिक्स के फॉर्मूला देख करके थोड़ी बहुत एप्लीकेशन सीख करके उतने ही मार्क्स ला रहा है जितना भाई वो बंदा जो 2 साल से कोचिंग करके मेहनत करके ला रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं एग्जाम में तो प्रॉब्लम है. विच आई फील उन्होंने जो अभी चेंज लाया है इन दर पैटर्न, पहले 10 न्यूमेरिकल होते थे जिनमें से तुम्हें 5 चूज़ करना होता था, बट अब वही तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही होने वाले. यू हैव नो चॉइस. सो दे आर गोइंग बैक टू 2020. आई गेस इस बार डेफिनेटली तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट हो सकता है फिजिक्स का. एंड आगे तो अब हमें नोटिस पे ही वेट करना होगा कि भाई आगे की क्या चीज़ें होती है. बट आई विल से प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू 2020. नोटिस से पहले मैं ऑब्वियसली यही बोल रहा था कि हाँ, पेपर बहुत ईजी होने वाला है. नाउ इट समवट सीम्स अ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, एनीवेज बिफोर वी मूव ऑन टू द फाइनल थिंग, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, समथिंग रियली क्रेजी इज अबाउट टू हैपन ऑन 24th October. क्रेजी कोलैबोरेशंस between few of your favorite JEE YouTubers, and it will be a crazy event भाई. 24th October तुम्हें देखना ही पड़ेगा. राइट, अभी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लाइक कर दो भाई, वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लो. मैं फालतू की हाइप कभी नहीं करता. दिस इज एक्चुअली आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस माई सेल्फ. राइट, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन द जेई स्पेस, इन द यूट्यूब जेई स्पेस. सो या, यू लव इट. एनीवेज ये सब के लिए, चाहे वो 11th ग्रेडर हो, 12th ग्रेडर हो, ये सब के लिए. ऑलराइट, सो गो अहेड, लाइक इट, नोटिफिकेशन ऑन कर लो. नाउ लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व योर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स फॉर जेई मेंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले भाई वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज नो सच थिंग एज वेटेज इन जेई मेंस. ठीक है, अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई इतने चैप्टर कर लो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज नॉट जेई एडवांस्ड कि भाई रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसएचएम, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ऐसे टॉपिक्स तुम्हारे मेजर चंक आएंगे. 70-80% इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं. बट जेई मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है. जेई मेंस में इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बनने होते हैं, वो हर जगह से पूछेंगे. ठीक है, एंड इट डज नॉट मैटर फाइनल डे पे भाई तुम्हारा क्वेश्चन रोटेशन का हो या फिर वो एरर एनालिसिस का हो, अगर तुमसे वो नहीं बन रहा है तो तुम्हें वो +4 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. सो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट कवरेज. जेई मेंस इज ऑल अबाउट कवरेज. एडवांस थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे तुम्हें कवरेज कुछ ना कुछ करके करना ही पड़ेगा. एनीवेज चलो अब आगे चलते हैं. सबसे पहले लेट्स गो एंड टॉक अबाउट मैकेनिक्स. मैकेनिक्स पे क्या क्या तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं, दीज आर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स. अब देखना, मैं जिन्हें भी रेड हाईलाइट करूंगा वो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और जिन्हें भी मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ उन्हें तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो. व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक आउट अ नोटबुक, और उस नोटबुक में ये सारे के सारे रेड वाले चैप्टर्स को खुद लिखना, और उन रेड वाले चैप्टर्स जिन्होंने तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं उनके बगल में एक टिक लगाते जाना, ताकि तुम्हें पता चले कि कितने एसेंशियल टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं. एनीवेज चलो,
तो ये रहा भाई तुम्हारे सारे रेड टॉपिक्स की लिस्ट और ब्लू टॉपिक्स की लिस्ट। और ये मैंने कैसे कैटेगराइज किया? वेल, द रेड वंस आर फाउंडेशनल वंस, राइट? वही तुम्हें आगे चल के जेई एडवांस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आदि भाई आपने एनएलएम वर्क पार एनर्जी को क्यों नहीं रखा? बिकॉज देखो भाई, जिस बंदे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, रोटेशन आता है, उसे डेफिनेटली भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता ही होगा। और वर्क पार एनर्जी इज लिटरली जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन, राइट? सो जो तुम्हारा मेजर पार्ट होता है दैट इज काइनेमैटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रोटेशन। एनएलएम में बस तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आनी चाहिए, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? वेक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम एक दिन में सीख सकते हो। तो ब्लू वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम लिटरली एक दिन में सीख सकते हो, उसमें कोई तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड यू विल बी एबल टू मास्टर दैम, राइट? एनीवेज चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया मैकेनिक्स की टॉपिक लिस्ट। अब तुम सेम चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए भी देख सकते हो। अगेन आई विल मार्क देम फॉर यू, राइट देम डाउन, पुट अ चेक मार्क नेक्स्ट टू द वंस दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब चलो आगे चलते हैं। अगला वाला आता है हमारा थर्मल फिजिक्स, राइट? यहाँ पे भी स्टूडेंट्स भाई बहुत दे स्किप थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स बहुत भाई फ्री के नंबर होते हैं। थर्मल फिजिक्स इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज़ें तुमसे पूछी जाती है। मैट्रिक्स मैच में थर्मोडाइनमिक्स के प्रोसेसेस आ जाते हैं। केटीजी तो लिटरली 3 ही 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है, राइट? ट्रांसमिशन ऑफ हीट तुम्हें बस रेडिएशन पे फोकस करना है, राइट? बाकी तो कंडक्शन तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। एनीवेज चलो आगे चलो। आगे हमारे पास आता है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री नंबर, नॉट जस्ट इन जेई मेंस बट ऑल्सो इन जेई एडवांस्ड, ठीक है? बहुत बार इससे सवाल पूछा गया और लिटरली वो फ्री के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पे, आई डू नॉट नो व्हाई दे स्पेंड सो मच टाइम। आई होप यू गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, राइट? और देखो अभी तक सिलेबस का कोई अपडेट नहीं आया है, राइट? तो मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड किया हुआ जो कि जेई एडवांस में भी है। सो वो मत सोचना कि अरे आदि भैया इसमें आपने ये चीज़ें क्यों डाली है, क्योंकि सिलेबस का सो फार कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसी चीज़ें हैं जो भाई तुम लिटरली एग्जाम के भी 2 हफ्ते पहले पढ़ोगे, तुम सारे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैक्सिमम तुम्हें 2 दिन लगेगा, एक दिन तुम्हें सीखने में, एक दिन प्रैक्टिस करने में। यू विल बी एबल टू गेट एवरी सिंगल प्रॉब्लम करेक्ट, ठीक है? और ये मैं भाई फालतू में तुम्हें बेटर फील करवाने के लिए भी नहीं बोल रहा। आई हैव सीन पीपल, वो लोग कर लेते हैं, इतना कुछ नहीं डिफिकल्ट होता, ठीक है? एनीवेज आगे चलते हैं। अब आता है भाई ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में तो 2 ही चीज़ें हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा अभी अगर तुम्हें वेव ऑप्टिक्स स्किप करना है, अभी के लिए तुम स्किप कर सकते हो। हाँ, वो एक दिन में नहीं होगा डेफिनेटली। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर तुम्हारा वेव स्ट्रांग है तो फिर भी तुम तेज़ी से कर लोगे, बट भाई वो फाउंडेशन बिल्ड करने में कि वेव्स एग्जैक्टली होती क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो अभी के लिए तुम उसको स्किप कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स पे अभी तुम फोकस कर सकते हो, राइट? एंड डेफिनेटली इसका ब्लू मार्क होने का ये मतलब नहीं है कि वेव ऑप्टिक्स को तुम एक दिन में कर लोगे, बाकी सारे तुम कर सकते हो, नॉट वेव ऑप्टिक्स। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब रहने वाले। एंड अगेन मैंने यहाँ पे वेव्स और साउंड, और जो वाइट वाले हैं ना, वाइट वाले आर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, राइट? अब डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भाई फ्लूइड मैकेनिक्स से ही आ जाए, राइट? बट अगेन यू कांट प्रिडिक्ट दीज थिंग्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज देर आर सर्टेन फाउंडेशनल चैप्टर्स जो कि तुम्हारी जेई एडवांस में भी रैंक बहुत सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेंगे, एंड देर आर अदर चैप्टर्स जो कि उतने चांसेस नहीं है कि भाई उतना क्रेजी इम्पैक्ट तुम्हारे प्रिपरेशन पे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ग्रेविटेशन किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सो मच मोर इंट्यूटिव फॉर यू। अगर तुमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया हुआ है तो कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास इज वेरी ऑब्वियस। सेंटर ऑफ मास इज लिटरली जस्ट डेरिवेशंस एंड कोलिजन्स इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। एनीवेज तुम देख सकते हो। आगे चलते हैं, राइट? तो अब हाउ एग्जैक्टली डू यू रिवाइज अ चैप्टर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अब जो है हम सारे के सारे चैप्टर्स लाइन से एक एक करके करेंगे, राइट? हमें ये सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है, जो मैंने पहले कर रखा है, पहले उसे रिवाइज करो। उसे रिवाइज करने से क्या होगा? उसे रिवाइज करने से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट भी था, मैंने कर भी लिया, अब मेरे पास वो फ्लो आ चुका है, अब मैं नए चैप्टर्स भी थोड़े बहुत टारगेट कर सकता हूँ। 100% कवरेज ना भी हो, एटलीस्ट 80-90% कवरेज होना चाहिए। और जो चीज़ें तुम स्किप भी कर रहे हो उसका एटलीस्ट फॉर्मूला देख करके चले जाना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं आया और अगर फॉर्मूला बेस्ड पेपर हुआ तो भाई तुम्हारे नंबर वहाँ पे बच जाएंगे।
सबसे पहले भाई अगर चैप्टर को रिवाइज करना है, थ्योरी को कभी हल्के में मत लेना। थ्योरी ना सही होने की वजह से बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं जो कि नॉट जस्ट जेई मेंस बट जेई एडवांस में भी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे। विच इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि भाई जो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई गई हैं क्या वो तुम्हें सच में आती है, राइट? अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक किताब से सब चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करो, नो। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करोगे यू विल रियलाइज कि शिट ये मैंने किया, ये मेरे से सही नहीं हुआ, ये आंसर गलत आया। गलत आंसर क्यों आया? इज इट बिकॉज तुम्हें कोई मिसकंसेप्शन था कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं था? तब जा करके उस पार्ट की थियोरी को रिवाइज करनी है। एवरी सिंगल थिंग नाउ हैज़ टू बी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड। फिर इसके बाद तुम्हें खुद की एक फॉर्मूला शीट भी बनानी है, राइट? और थ्योरी रिवाइज करने के लिए एक जो मैं रिसोर्स हर जगह रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ अरिहंत की हैंडबुक। इट इज़ अमेजिंग, राइट? और उसी से मैं जेई मेंस की रिवीजन भी करवाता हूँ बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड, ठीक है? और थोड़ी सी चीज़ें जो वहाँ पे मिसिंग है जो कि बहुत ही कम रहती है, बट कुछ चीज़ें जो वहाँ पे मिसिंग है वो तुम खुद ही सर्च करके वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फिर तुम्हें एक खुद की फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए। इसमें जो है कुछ डेकोरेशन कुछ नहीं करना है, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे बनाना है इसे। बट भाई सिंपल सी हर एक चैप्टर की एक पेज फ्रंट एंड बैक तुम्हारी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। दैट्स इट। तुम्हें फॉर्मूला पे फोकस करना पड़ेगा बिकॉज हर चीज़ को तुम वहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते, यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम। एप्लीकेशन, अगर कोई चैप्टर में तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन वॉच टीचर्स सॉल्व प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु हैव ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैंने खुद भी बहुत बार करवाया है, बहुत सारे टीचर्स ने करवाया है। तुम देखो, राइट? लर्न फ्रॉम देम कि हाँ टीचर ने उसे कैसे अप्रोच किया है, तो मैं क्या ऐसा ही कुछ सिमिलर अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो सोच रहे थे वर्सेस जो टीचर ने किया, वो टीचर ने वैसा क्यों किया। वाई डेंट ही डू इट योर वे, या फिर क्या तुम अपने ही भी वे में करके वहाँ पे आंसर ला पा रहे हो, राइट? तो ये क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए। फिर उसके बाद रीसेंट पी वाई क्यूज़ से ज़्यादा फोकस तुम्हारी अब ओल्डर पी वाई क्यूज़ पे होनी चाहिए, ठीक है? और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम 2019 2020 जैसे जेई मेंस के पी वाई क्यूज़ कर पा रहे हो तो 2021 2022 23 24 कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे तुम्हारे लिए। बट इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर 2019 2020 लेवल जेई मेंस, भाई आई एम टेलिंग यू फाइनली जब पेपर आएगा बहुत रिग्रेट होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आज हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा क्या कंपैरेटिवली तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बट जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, तुम कर लोगे भाई, अभी भी बहुत टाइम है। यू हैव लाइक 2.5 मंथ्स, यू कैन स्टिल डू इट, राइट? बट फोकस ऑन 2019 एंड 2020 के जेई मेंस के पी वाई क्यूज़, ताकि वर्स्ट केस के लिए तुम प्रिपेयर्ड हो, जो कि बहुत प्रिडिक्टेबल है। अभी बहुत सारे टीचर्स भी यही बोल रहे हैं दैट हो सकता है कि पेपर की लेवल वापस से वही कर दी जाए जो 2020 में था। एनीवेज आगे चलते हैं। अब देखो प्लान क्या है एग्जैक्टली तो हमारे पास अभी से 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने मंथली हमें क्या करना है, वीकली तुम डिवाइड कर सकते हो क्योंकि वो सबके कन्वीनियंस के ऊपर होता है, कब तुम्हारा स्कूल है कब क्या है वो तुम्हारे ऊपर है। बट हमें मंथली क्या करना है ये टारगेट हमें लेके चलना होगा। सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट दैट। सबसे पहले भाई, अच्छा इट्स टू लेट इट्स नॉट टू लेट, ठीक है? इट्स टू लेट टू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरी चैप्टर फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है? हमें रिवाइज करना है पहले इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें, फिर जो हाईलाइटेड नहीं थी वो वाली चीज़ें, और फिर जो ब्लू हाईलाइटेड थी वो वाली चीज़ें, ठीक है? एंड इट्स टू लेट मैंने इसीलिए लिखा कि भाई तुम्हारा एटलीस्ट रिटेंशन, भाई रिटेंशन। एनीवेज आगे चलते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नवंबर। नवंबर में तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है? नवंबर में तुम्हें सारे के सारे रेड वाले चैप्टर्स करने हैं। काइनेमैटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, थर्मोडायनेमिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, एटॉमिक फिजिक्स। ये सारी क्या है ना, ये सारी तुम्हारी एडवांस की भी फाउंडेशन बिल्ड करती है, ठीक है? यही है तुम्हारा बेस एडवांस का। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें कवर्ड रहेंगी ना एडवांस से पहले या मेन से पहले, तो फाइनली व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस या फिर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, राइट? बट व्हेन यू गेट बैक ऑन योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन तो तुम्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा रादर देन डूइंग रैंडम चैप्टर्स, राइट? क्योंकि वो छूट भी गए फिर भी हाँ तुम्हारा जेईई मेंस का मार्क्स इम्पैक्ट होगा, बट जेईई एडवांस में उतना सिग्निफिकेंट कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एनीवेज सो दीज आर ऑल द चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर इन नवंबर। तुम अपना वीकली प्लान खुद से बना सकते हो क्योंकि सबकी भाई प्रायोरिटीज़ अलग होती है, सबके भाई क्लासेस के टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग, वो सब भाई अलग होती है। वो सब तुम अपने हिसाब से देख लेना कौन से हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, बट स्टार्ट विद दोज थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो,
उन्हें सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करो। फिर उसके बाद नवंबर में ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम चलेंगे दिसंबर में। अब दिसंबर में भाई हमें क्या करना है, दिसंबर में हमें सब नॉन हाईलाइटेड वाली चीज़ें करनी है, जैसे एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर बेसिकली ब्रिजिंग टॉपिक्स, राइट? इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ब्रिजिंग टॉपिक्स। सो ब्रिजिंग टॉपिक्स मतलब क्या आदि भैया? मैग्नेटिज्म देख लो, मैग्नेटिज्म लिंक करता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, ये सारी चीज़ें, ठीक है? थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा होगा। या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी लिंक करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है? तो वो थोड़ी सी जो ब्रिजिंग टॉपिक्स होती है ना, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जैसे एनएलएम तो तुम्हें आना ही चाहिए, वर्क पावर एनर्जी तुम्हें आना ही चाहिए भाई, क्या कर रहे थे 2 साल से, कुछ तो किया होगा, राइट? कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आता है तो डेफिनेटली ये कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है, कैपेसिटेंस डेफिनेटली कर लोगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, राइट? देन यू हैव एक्स रे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो भाई बहुत बेसिक है, ठीक है? वो तो सब ने ही किया होगा, राइट? वो तो आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री का है 11th ग्रेड में, उसी में तुम लोगों ने कर लिया होगा। सो फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स एंड साउंड, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है? ये हमें दिसंबर में रैप अप करना है। फिर उसके बाद फाइनली जनवरी में हमारे पास बहुत कम टाइम होगा, तो हमारे पास वो टॉपिक्स जो भाई एकदम मतलब इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें फिर हमें रैप अप करना है। फॉर एग्जांपल वेक्टर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ना तुम सिंपली एक आधे घंटे का भी वीडियो देख लोगे, तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जेई मेंस के, क्योंकि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है, दैट्स इट। केटीजी में और कुछ है ही नहीं, ठीक है? हो सकता है तुमसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो सब अब पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बट वो तुम्हें खुद ही देखना होगा, राइट? किस लेवल पे तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट की अभी करंट प्रिपरेशन अलग है, राइट? सो इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस्ड, और अगर तुम ऑलरेडी मॉक्स में अपने 180 190 ऐसा कुछ ला रहे हो, 175 ला रहे हो, तो भाई जेई मेंस पे फोकस मत करो, योर एडवांस्ड मटेरियल, कंटिन्यू फोकसिंग ऑन जेई एडवांस्ड। बट अगर तुम्हारा 170 से कम आ रहा है, 160 से कम आ रहा है, 150 से कम आ रहा है, फोकस ऑन जेई मीन्स, ट्राई टू बूस्ट योर मार्क्स, राइट? ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी होंगी, राइट? और जिस भी लेवल पे तुम अभी ऑपरेट कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं ऑलरेडी जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू विद दैट लेवल। जेई मेंस में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना आखिरी के 1-1.5 महीने में, दैट्स इट, ठीक है? सो ये देख लो, ये और भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? ये चीज़ें जो है वो तुम आराम से रैप अप कर सकते हो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में। कुछ तो 1 दिन की भी टॉपिक्स हैं जिनको तुम कर सकते हो, ठीक है? अब फाइनली मॉक टेस्ट। अब देखो, व्हेन शुड यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट? देखो, यू कांट वेट अंटिल यू आर रेडी, देर इज़ नो सच थिंग एज आई एम रेडी, ठीक है? वो तुम कभी नहीं फील करोगे, बट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलो नवंबर में तुम अगर मान लो तुम्हारी प्रिपरेशन अभी बहुत बुरी है, तो नवंबर में तुम मॉक्स ना भी दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन कवरेज, राइट? दिसंबर से तुम्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा अपना मॉक टेस्ट, बिकॉज मैक्सिमम यू कैन गिव व्हाट, मैक्सिमम तुम 5 से 6 दे पाओगे अगर तुम हर हफ्ते भी 1 दे रहे हो, राइट? दैट इज़ द वर्स्ट केस। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली दिसंबर में तुम स्टार्ट कर रहे हो, हफ्ते के तुम्हें 2 मॉक टेस्ट तो दे ही देने चाहिए, राइट? एंड उन्हीं मॉक टेस्ट से फिर एनालाइज करो क्या चीज़ें एक्चुअली में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, राइट? उसके अलावा वेयर शुड यू गिव द मॉक टेस्ट फ्रॉम, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, रेलेवेंसी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड मॉक टेस्ट, क्योंकि भाई देखो, जो आएगा ही नहीं उसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जो आएगा पहले उस पर फोकस करो ना, ठीक है? तो रेलेवेंसी पे फोकस करना, वो तुम देख सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज है, यू कैन चेक दम आउट योर सेल्फ। हाउ ऑफन शुड यू गिव मॉक्स? हफ्ते में आइडियली 2 तुम्हें देने चाहिए। इससे क्या होता है कि एक बार तुम स्टार्टिंग में दोगे, मान लो तुम मंडे को एक दे देते हो, और एक मान लो तुम देते हो अराउंड थर्सडे को, राइट? सो यू विल हैव इनफ डेज गैप ऑल्सो, यू विल हैव ट्यूसडे एंड वेडनेसडे गैप, या फिर अगर तुम्हें और भी गैप चाहिए तो भाई तुम फ्राइडे को दे दो। फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो, वो तुम अपना चूज़ कर लो कि हर 3 दिन पे दोगे, हर 4 दिन पे दोगे, दैट इज़ ऑन यू, राइट? फिर उसके बाद या दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। तुम अगर ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारी कवरेज ऑलरेडी बहुत अच्छी है, देन इट्स कूल भाई, तब तो फिर देते रहो मार्क्स, राइट? हाउ मच मार्क्स शुड यू टारगेट? दैट डिपेंड्स अगेन ऑन योर प्रिपरेशन। अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कवरेज 80% ऑलरेडी हो चुकी है अपने सिलेबस की, देन यू शुड ईजिली बी एबल टू स्कोर 170 175, ऐसा तो तुम्हें स्कोर लाना ही चाहिए। अगर तुमने सच में अच्छे से वो 80% किया हुआ है तो उतना तो तुम्हारा आना ही चाहिए।
बट अदर देन दैट इफ़ यू थिंक यूर जस्ट स्टार्टिंग तो टारगेट लेकर के मत चलो, डीमोटिवेट हो जाओगे. फोकस मोर ऑन लर्निंग राइट नाउ. अभी भी तुम्हारे पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने बहुत कुछ चेंज कर सकता है, राइट. सो या एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्क्स इन मॉक टेस्ट वर्सेज रियल जेई मेंस. भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर रेलेवेंट मॉक टेस्ट है तो बहुत सिमिलर मार्क्स आने वाला है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ जितने तुम्हारे रियल मॉक्स में अभी आ रहे हैं उससे +-10 +-15 तक भी तुम्हारा मार्क्स रेंज कर सकता है, राइट. और अगर रेलेवेंट नहीं है तब तो भाई बहुत ही रेंज कर जाएगा, बट अगर रेलेवेंट है तो +- तुम 15 मान सकते हो, ठीक है. क्योंकि जो प्रेशर वहाँ पे तुम फील करोगे वो बहुत डिफरेंट होता है. अभी तुम्हें लग भी रहा होगा कि आदि भैया मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. भाई व्हेन यू रियलाइज़ कि तुम्हारी 2 साल की प्रिपरेशन उस 3 घंटे में टेस्ट की जाती है, प्रेशर इनक्रेडिबल होता है, ठीक है. एंड व्हेन यू सी, भाई वो अलग ही सिचुएशन होती है ऑल टुगेदर, राइट. बट अगेन यू विल प्रिपेयर फॉर दैट. जितना तुम टेस्ट दोगे उतना ही तुम्हारे लिए टेस्ट एकदम भाई चिल चीज़ बन जाएगी, राइट. एनीवेज या फोकस मोर ऑन रेलेवेंट मॉक्स रादर देन टफ मॉक्स. फॉर्मूला शीट को कैसे बनाना है, डू नॉट राइट डेफिनेशंस इन फॉर्मूला शीट. फॉर्मूला शीट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला शीट होती है, सिर्फ फॉर्मूला लिखनी होती है. एवरी टाइम यू सी अ न्यू फॉर्मूला जस्ट पुट इट इन दैट शीट, दैट्स इट, ठीक है. नाउ पुट अ स्टार. प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है. एज आई सेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कौन सी थियोरी रिवाइज करनी है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है. जब भी तुम देखते हो कि भाई कोई एक फॉर्मूला बहुत बार कर रहा है, ठीक है, तो उसे भाई तुम स्टार बना करके लिख लो. अब देखो, फॉर्मूला शीट में फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है कि कूलम्स लॉ KQ1 Q2 अपॉन R. नहीं भाई, ये सब क्यों लिख रहे हो तुम, राइट. राइट दोज थिंग्स जो ऑब्वियस नहीं है, जो भाई तुम्हें लगता है तुम भूल सकते हो, वैसी चीज़ें लिखो. क्योंकि जब तुम्हारा फॉर्मूला शीट जितना छोटा होगा, एफिशिएंट होगा, द मोर मोटिवेटेड यू विल फील जब तुम्हें वो रिवाइज करना होगा. बिकॉज वो रिवाइज करने के लिए बना रहे हो, ऐसे ही लिखने के लिए थोड़ी बना रहे, राइट. एक पेज होना चाहिए हर चैप्टर का. मैं मान ही नहीं सकता कि भाई एक पेज से ज़्यादा किसी चैप्टर में फॉर्मूला है. फ्रंट एंड बैक यूज़ करोगे, छोटे छोटे उसमें लिखोगे, भाई तुम्हारा आराम से एक पेज में हो जाएगा. अगर एक पेज से ज़्यादा ले रहे हो मतलब तुम फालतू की चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है. नाउ गो थ्रू 1 पेज एवरी सिंगल डे. मतलब एक चैप्टर हर रोज बस 15 मिनट के लिए बस गो थ्रू करते रहो. क्या होता है कि जब तुम स्किम करते रहते हो ना, जब तुम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो या फिर जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवाइज कर रहे हो और तब तुम मैकेनिक्स के फॉर्मूले बस स्किम कर लेते हो, तो वो क्या होता है कि वो तुम्हारे ब्रेन में भाई वो कनेक्शंस को मेंटेन रखता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस व्हेन यू गो बैक टू मैकेनिक्स ऐसा लगता है कि भाई तुम भूल चुके हो. वो बीच बीच में व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट बर्स्ट ऑफ दैट मेमोरी, राइट, तो भाई वो तुम्हें लॉन्गर टर्म तक रिटेन रहेगा, राइट. एंड डोंट वेस्ट टाइम हाईलाइटिंग, डेकोरेटिंग, भाई ये सब प्लीज़ मत करना, ठीक है. एंड डू नॉट बी लेजी वाइल मेकिंग फॉर्मूला शीट्स, बिकॉज फाइनली यही चीज़ें डिसाइड करेंगी कितने अच्छे से तुम रिवाइज करोगे फाइनल डे पे. ऑलराइट, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फॉर यू. मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अभी लाने वाला हूँ. स्टे ट्यून्ड भाई, सब्सक्राइब करके रखो, है ना. यू गाइज विल डू अमेजिंग. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट एंड यू कैन स्टिल क्रैक इट. अभी गिव अप नहीं करना है, बहुत कुछ अभी हमें करना है साथ में. 2.5 महीने और है. लेट्स ग्राइंड, लेट्स मेक इट. चलो, आई विल सी यू गाइस लेटर. टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट.